हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो प्लस टू का इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ रहे थे, मांग की कीमत लॉज, उसको हम जो हमारा उससे संबंधित एक लास्ट टॉपिक रहा है, लास्ट हेडिंग रही है, उसको पूरा करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा। तो देखो, हमने मांग की कीमत लॉज के अंदर उसकी श्रेणियाँ भी पढ़ी थी, मांग की कीमत लॉज का अर्थ भी पढ़ा था हमने। उसके बाद मांग की कीमत लॉज के कुछ सवाल वगैरह जो आपके बुक में थे वो भी किए थे। और मांग की कीमत लॉज को मापने की हमने विधियां भी पढ़ी थी। जैसे हमने पढ़ी थी अनुपातिक जो प्रतिशत विधि थी आपकी, जो हमने इसके अंदर ये पढ़ा था ज्यामितीय बिंदु रेखा विधि थी। उसके बाद जो हमने एक और पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं कुल व्यय विधि थी, ठीक है, मार्शल वाली। अब उसी के आधार पर आया मांग की कीमत लॉज के निर्धारण घटक। तो मांग की कीमत लॉज निर्धारण कैसे होती है, हम ऐसा क्यों कहते हैं? देखो, हमने 5 प्रकार की श्रेणियां पढ़ी थी। किसी में हम कहते हैं अनंत है जी लॉज, किसी में कहते हैं कम है जी, किसी में कहते हैं मांग की कीमत लॉज अधिक है, किसी में कहते हैं बराबर है, किसी में कहते हैं शून्य है। ऐसा क्यों होता है? ये मांग की लॉज क्यों, किस प्रकार परिवर्तन होता है मांग के अंदर, उसके घटक तत्व कौन कौन से हैं वो पढ़ने वाले। तो ऐसे कौन से तत्व के कारण मांग की लॉज हो जाती है, यानी मांग में परिवर्तन हो जाता है, या मांग में अलग अलग प्रकार से परिवर्तन होता है। वस्तु की प्रकृति, वस्तु की नेचर होता है, उसके अनुसार ही मांग में परिवर्तन होता है। कुछ परिस्थितियां होती है जिसके कारण मांग में परिवर्तन हमें करना पड़ सकता है। कई परिस्थितियां ऐसी होती है इसके अंदर मांग में परिवर्तन नहीं करना पड़ सकता। देखो, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम वस्तु की प्रकृति। देखो, इसके बारे में बता दिया, ये वस्तु का नेचर बताता है वस्तु किस प्रकार की है। इसके आधार पर भी क्या होती है, मांग की लॉज होती है। तो अलग अलग प्रकार से परिवर्तन होती है। इसके आधार पर हम 3 प्रकार की वस्तुओं की बात करते हैं। देखो, पहली वस्तु होती है आवश्यक वस्तु। क्या होती है? आवश्यक। मेरे को ये बताओ, जो वस्तु हमारे लिए आवश्यक है, चाहे वो हमें कितनी भी कीमत में मिले, क्या उसको हम नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। उसकी चाहे कीमत कितनी बढ़ जाए, उसको हम खरीदेंगे खरीदेंगे, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए वो वस्तु हमारे लिए आवश्यक है। इसी कारण वो, हम उसके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। जैसे हम इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं गेहूं का। गेहूं जब 400 रुपये क्विंटल थी, 1 क्विंटल आती थी, तभी हम उतनी खाते थे। अब मान लेते हैं 1900 रुपये क्विंटल है, तो भी हम क्या करते हैं? उतनी खाते हैं। क्या हम भूखा रहना शुरू कर दिया? क्या हमने रोटी खानी बंद कर दी? क्या नहीं की। इसका मतलब इसके ऊपर देखो, कीमत बढ़ी है लेकिन मांग में कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ। तो इसका मतलब आवश्यक वस्तुओं में जो मांग की लोच होती है वो कैसी होती है? शून्य होती है। ध्यान रखना, कैसी होती है? शून्य होती है, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं में मांग की कीमत जो लोच है वो नहीं परिवर्तन होती। आप देख लो, दवा, डॉक्टर पहले 50 रुपये फीस लेते थे, तब भी हम अपने स्वास्थ्य को चेक करवाते थे अगर कोई दिक्कत होती थी। अब वो 300, 400, 500, 1000 रुपये तक भी लेने लग गए हैं। तो भी हमें अगर मजबूरी है तो वहां पर जाना ही पड़ता है, उतनी फीस देनी पड़ती है, नहीं उसका कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कीमत के अंदर मांग होती है वो क्या रहती है? शून्य रहती है। हमने बात की थी नमक की, इसके अंदर एक एग्जाम्पल की और बात करें। ये तो होगी गेहूं, हम बात करें नमक। देखो, कभी ऐसा भी टाइम था नमक की थैली 2 रुपये या 5 रुपये की आती थी, तब भी हम 2 चम्मच खाते थे। और जब अब वो 10 या 15 रुपये 20 की भी आने लग गई है तो भी हम 2 चम्मच खाते हैं। ऐसा थोड़ी हमने नमक बंद कर दिया, नहीं किया। या वो सस्ता हो जाएगा इसका मतलब ये थोड़ी हम नमक ज़्यादा खाने लग जाएंगे, नहीं खाएंगे। गेहूं का ले लो, अगर वो महंगी होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी हम कम खाएंगे, या अगर वो सस्ती होगी तो इसका अर्थ ये थोड़ी हम ज़्यादा खाने लग जाएंगे। वो तो हमारी जितनी आवश्यकता है उतनी खाएंगे हम, ठीक है। तो कहने का मतलब है, इन दो जो आवश्यक वस्तुएं होती है, जिसके अंदर मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए, इन आवश्यक वस्तुओं में मांग की लोच क्या होती है? शून्य होती है। उसके अंदर मांग में परिवर्तन नहीं होता। कीमत चाहे कितनी बढ़े चाहे कितनी घटे, उसके आधार पर मांग में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। इसी के अंदर वस्तु की प्रकृति की हम दूसरी बात करें तो दूसरी वस्तु होती है वो होती है आरामदायक वस्तु। कौन सी होती है? आरामदायक। देखो, आरामदायक वस्तुएं होती है ना, वो इकाई के बराबर लॉस होती है। उसकी क्या होती है? इकाई की कीमत लॉस होती है, वो इकाई के बराबर होती है। क्यों होती है? ये चलती है कीमत के अकॉर्डिंग। इसे हमारे लिए आरामदायक है वो, उसको हम कीमत के अकॉर्डिंग चलाते हैं। जितनी कीमत बढ़ गई उतनी वस्तु हम पूरी कम नहीं करते, थोड़ी कम कर देंगे।
ठीक है। अगर कीमत कम होगी तो थोड़ी हम अपना आरामदायक वस्तु को बढ़ा लेंगे भी थोड़ा, ठीक है। तो मान लो 10% कीमत कम हुई है कीमत, तो हमने मांग को 10% क्या कर दिया, बढ़ा दिया, बस। यानी कीमत के अकॉर्डिंग चलते हैं ये, हम क्या चलते हैं, कीमत के अकॉर्डिंग, जो हमारे लिए आराम देती है वस्तु, जो हमारे लिए जैसे कूलर वगैरह है, ठीक है। अब गर्मियों में पंखे वगैरह है, सर्दियों में जो स्वेटर वगैरह है उसकी बात करें, जैसे मान लो स्वेटर की कीमत बढ़ गई तो हम लेके तो आएंगे ना, ऐसे थोड़ी स्वेटर को छोड़ देंगे, हम लेके आएंगे। ऐसा हो सकता है भी थोड़ा सस्ती है, कम ले आए, भी 4 लेके आए वहाँ पर 2 ले आए, है ना। अगर कीमत कम होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी 10 उठा लाएंगे, तो इतनी हमें चाहिए ही नहीं, हमें जितनी चाहिए। हाँ ये हो सकता है जब हम जहाँ 4 ले रहे हैं वहाँ पर 6 ले आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये आरामदायक वस्तु वो होती है जो इकाई के बराबर लोच होती है, क्या होती है, इकाई के बराबर लोच होती है। देखो आवश्यक वस्तुओं में क्या होती है, ये प्रकृति है। ये आपको ये पूछे जी वस्तु के अंदर कीमत लोच होती है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से वस्तु की बात हो रही है। अगर आपको प्रश्न पूछा जा रहा है आवश्यक वस्तुओं में, तो आप आंसर दोगे इकाई के शून्य लोच। अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है आरामदायक वस्तुओं में, तो आप आंसर दोगे इकाई के बराबर लोच। तीसरी वस्तु होती है जो विलासितापूर्ण वस्तु होती है, विलासितापूर्ण वस्तु। देखो विलासितापूर्ण जो वस्तु होती है ना, वो अलग प्रकार की होती है। वो जैसे हमने विलास के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, जैसे मान लेते हैं एसी वगैरह की बात करते हैं हम, इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा एसी का। क्या एसी बिना हम अपना जीवन नहीं जी सकते क्या, अरे जी रहे हैं। जब पूरे भारत के अंदर 10 या 15% लोग ऐसे हैं जो एसी के अंदर निवास करते हैं, बाकी तो बेचारे गरीब है। 40% को लोगों के पास तो छत ही नहीं है, वो कहाँ से एसी लगा लेंगे, तो उनका भी जीवन निर्वाह हो रहा है, ठीक है। तो ये एसी का है। जैसे आप ले सकते हो कार, तो क्या कार बिना हमारा जीवन निर्वाह नहीं होता, गेहूं बिना नहीं होता, कार बिना हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये वो है जो विलासितापूर्ण वस्तु है। इसके अंदर जो मांग की लोच होती है ना, वो मांग की लोच अनंत होती है। कैसी होती है, अनंत होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही कीमत बढ़ जाती है तो इसकी मांग बिल्कुल कम हो जाती है, शून्य पे भी चली। देखो मैं ऐसी ले आऊंगा तो आगे चली गई एकदम, नहीं लाऊंगा तो एकदम शून्य पर आ गई। यानी ये क्या चलती है, ये पूरी अपने अनंत लोच पटा था ना, उसके अंदर डायग्राम बनाया था। यानी ये कभी तो इतनी बढ़ जाती है, कभी एकदम घट जाती है। इसका मतलब ये अनंत लोच होती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए भी वस्तु की जैसे जैसे प्रकृति होती है उसकी मांग की लोच भी अलग अलग प्रकार की होती है। जो आवश्यक वस्तु होती है वो इकाई, जो आप बात करो तो वो कहोगे जी इकाई के जो शून्य के बराबर होती है, यानी मांग परिवर्तन नहीं होती। आरामदायक में इकाई के बराबर होती है। और जो आपकी वस्तु आगे नेक्स्ट विलासितापूर्ण है वो क्या है, अनंत है। यानी इसके अंदर जो मांग की लोच होती है वो अनंत होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। या आप ये भी कह सकते हो इकाई से अधिक हो सकती है। क्या होती है, इकाई से अधिक, यानी ज्यादा होती है, ज्यादा। जैसे मान लो अगर हम थोड़ी इसके आधार पर ये भी बना सकते हैं। देखो एक तो मैं एसी का उदाहरण दे दिया, लेकिन कुछ आरामदायक वस्तु एसी भी होते हैं। जैसे कीमत पी थी, मांग चौथी, कीमत थोड़ी घटी, मांग ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। यानी इकाई से अधिक लोच भी हो सकती है। इसका मतलब ये लगभग ऐसे ही होता है, सीधा ही होता है, यानी ओ एक्स के बराबर ही होता है। इसमें कीमत कम परिवर्तन होती है, मांग में ज्यादा परिवर्तन होता है, तो इकाई से अधिक लोच होती है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। निर्धारण घटक में पहला तो हो गया वस्तु की प्रकृति के अनुसार भी अलग अलग प्रकार से क्या होती है, मांग की लोच होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है प्रतिस्थापन वस्तुएं। देखो प्रतिस्थापन वस्तु के आधार पर भी क्या होती है, मांग की लोच निर्धारित होती है प्रतिस्थापन वस्तु में। देखो अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं एक दुकान पर गया, मेरे गांव में एक ही दुकान है, गांव में एक ही दुकान है। मैं उस पर गया, मैंने उसको कहा था भी मेरे को दाल चाहिए मूंग की। मैंने उसको कहा मूंग की दाल दो। उसने कहा जी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी पहले वो 100 रुपये किलो आती थी, अब वो कहता है मैं तो 150 रुपये किलो दूंगा। मैं इसको क्या कहूँगा, चलो ठीक है मूंग की नहीं है तो मेरे को चने की दे दो, क्योंकि ये महंगी है तो ये दे दो। अगर उस दुकानदार के पास ये चने की दाल है, यानी प्रतिस्थापन वस्तु, उसके प्रतिस्थापन जानते हो, एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का उपभोग करना। इन दोनों का गुण समान होता है, संतुष्टि भी दोनों की समान रहती है। अगर मैं मूंग की दाल बनाऊँ या चने की बनाऊँ, खाना खाना तो खाना ही होता है।
ठीक है, यानी दोनों के अंदर यूज हो सकता है वो। तो यदि यहां पर उसके पास चने की दाल है तो मांग की लोच क्या होगी, अधिक होगी। मैं क्या करूंगा, इसको नहीं लूंगा और इसको, ये 100 रुपये किलो है, इसको ले लूंगा। यदि वो दुकानदार ने कह दिया नहीं जी मेरे पास चने की दाल है ही नहीं, सिर्फ मूंग की दाल है, और अगर मैं चने की दाल लेने जाऊंगा तो मेरे को 15-20 किलोमीटर बाजार में जाके लेनी पड़ेगी, तो दुकान एक ही है काम के अंदर। अब इतनी दूर जाऊंगा, किराया लगेगा, आने जाने में ज्यादा खर्च होगा, तो फिर इसको कहूंगा अगर इसकी कीमत बढ़ गई तो मेरे को ये पड़ेगी, मजबूर हो जाएगी, मजबूरी हो जाएगी, दूसरी दाल उसके पास है ही नहीं, यानी उसके साथ प्रतिस्थापन वस्तु ही नहीं है, तो इसकी कीमत बढ़ने पर भी मैं मूंग खरीद के लेके जाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब कीमत बढ़ने पर भी मांग कम नहीं हुई, यानी मांग परिवर्तन नहीं हुई, यानी ऐसी स्थिति में मांग की लोच होती है वो शून्य होती है। बात समझे, यदि किसी वस्तु के प्रतिस्थापन वस्तु है फिर तो मांग की लोच अधिक भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। यदि उसके प्रतिस्थापन वस्तु नहीं है, इसका मतलब मजबूरी हमें वो ही खरीदना पड़ेगा, चाहे वो महंगी मिले चाहे वो सस्ती मिले, वो हमें खरीदनी ही पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। इसका मतलब उसके अंदर मांग में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हम, तो क्या हो गया, मांग परिवर्तन नहीं हो रही, तो ये क्या होता है, इकाई के मतलब जो मांग की लोच होती है वो क्या होती है, शून्य के बराबर होती है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन वस्तुओं के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि मांग की लोच होती है, उसको निर्धारित किया जाता है। अगर प्रतिस्थापन वस्तु है तो मांग की लोच अधिक हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं है तो मांग की लोच शून्य हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। विधायक घटक में जो आपका तीसरा है, विधायक घटक में तीसरा हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो वस्तु है उसके विभिन्न उपयोग है या नहीं, विभिन्न उपयोग, एक वस्तु को हम कितने उपयोग में ले सकते हैं, एक वस्तु को हम कितने उपयोग में ले सकते हैं। देखो जैसे मान लो श्रमिक है, श्रमिक कहाँ लगाया जा सकता है, श्रमिक खेतों में भी काम कर सकता है, श्रमिक फैक्ट्री में भी काम कर सकता है, फर्म में काम कर सकता है, कोई और भी मिस्त्री के साथ काम कर सकता है भी। अगर एक वस्तु का विभिन्न उपयोग है तो उसको एक से ज्यादा कार्यों में लगाया जा सकता है, एक वस्तु को एक से ज्यादा कार्यों में यूज किया जा सकता है, तो उसकी मांग की लोच इकाई से कम ही होगी, या शून्य भी कह सकते हो। यदि उसको विभिन्न कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, भी उसको सिर्फ एक ही कार्य में लगाया जा सकता है, तो उसकी मांग की लोच क्या होगी, अधिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि जैसे हम उसको, आपको पता है भी उस कार्य को हम छोड़ देंगे। अगर जैसे मान लो मेरा बहुत से कार्यों में यूज किया जा सकता है, भी मैं खेतों में भी कर सकता हूँ, कृषि भी कर सकता हूँ, मैं फैक्ट्री में भी कर सकता हूँ, या स्कूल में भी कर सकता हूँ, तो इसी स्थिति में अगर मेरी कीमत बढ़ती है तो भी मेरी मांग होगी, यानी मांग कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मेरा विभिन्न वस्तुओं में विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। भी ऐसा है कि पहले जैसे मान लो अपने कोई बंदा लेके गए कोई कार्य कराने के लिए, भी ऐसा है वो महंगा है तो हम कृषि में भी काम करवा लेंगे, घर पे भी काम करवा लेंगे, या अपने कोई फर्म फैक्ट्री चलती है उसमें भी काम करवा लेंगे, तो कहने का मतलब उसका बहुत ज़्यादा काम ले लेंगे हम, तो अपना जो खर्चा है वो पूरा हो जाएगा। अगर वो जब काम ही ये कर रहा है तो ऐसी स्थिति में इसकी मांग की लोच अधिक होगी, तो उसको हम पूरा परिवर्तन कर देंगे, या तो बिल्कुल ही कम कर देंगे या उसको पूरा लेकर जाएंगे, क्योंकि उसका विभिन्न उपयोग नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम क्या बात करते हैं, उपभोक्ता की आदत से संबंधित, उपभोक्ता की आदत। देखो उपभोक्ता की जो आदतें होती है, इसके अंदर भी मांग की लोच प्रभावित। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तंबाकू का है, सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, जो जन लोग पीते हैं, और इसके लिए तो बहुत बढ़िया उदाहरण है। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, है ना, कोरोना वायरस के कारण, उस लॉकडाउन में आपको पता है जो तंबाकू थी वो कितनी महंगी हो गई थी, यानी जो 5 रुपए की पुड़िया थी वो 40-50-60 रुपए मिलने लग गई थी, जो बंडल जो सिगरेट थे वो 150-200 रुपए तक पहुंच गए थे, यानी इतनी कीमत बढ़ गई तो भी लोगों ने उसको खरीदा था, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है, उसको पीना है, उसको खाना है तंबाकू को। ठीक है, तो इसके अंदर भी मांग की लोच होती है, वो क्या होती है, शून्य होती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर चाहे कीमत देखो सिगरेट है, तंबाकू, उसकी कीमत चाहे कितनी हो जाए, आपको पता होगा कहते हैं पहले ये
ठंडी ठंडी में आती थी, 2-3 रुपए का बंडल आता था, तो भी लोग उतनी पीते थे। अब वो 20, 25, 30 रुपए का बंडल आने लग गया या सिगरेट आने लगी है, तो भी लोग उसको उतनी पीते हैं। यानी कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आदत से संबंधित है। किससे संबंधित है? आदत से संबंधित। और आदत के अंदर मांग की लोच होती है, वो शून्य होती है, क्योंकि वो वस्तु हमें लेनी है, चाहे वो कितनी ही महंगी मिले। ठीक है, जैसे लॉकडाउन का सबसे बढ़िया उदाहरण मैंने बताया आपको, उसके अंदर तंबाकू कितनी ज्यादा हो गई थी, और वो जो ड्रिंक करते थे, शराब वगैरह पीते थे, उसके अंदर भी क्या हो गई, शराब ड्रिंक कितनी महंगी हो चुकी थी, जो मादक पदार्थ थे वो बहुत महंगे हो चुके थे, तो भी लोग उनको पीते थे, उतनी मात्रा में पीते थे। यानी कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखो, मांग का नियम कहता है कीमत बढ़ने पर मांग घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कीमत बढ़ने पर उतनी मांग रही है, यानी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब मांग में जो लोच है वो क्या थी? शून्य थी। ठीक है, ये भी शून्य के बराबर होती है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, हम कुछ विशेष समयों की भी बात कर सकते हैं। विशेष समय, कुछ विशेष समय की भी बात कर सकते हैं हम। जैसे मान लेते हैं दिवाली का टाइम है। देखो, जो दीपावली होती है, दिवाली होती है, दीपावली में क्या होता है, हम जो मिठाई लेके आते हैं, जो खरीद के लाते हैं, कितनी महंगी होती है। अब तो वो सस्ती मिल जाती है, लेकिन दिवाली के सीजन में देखना वो महंगी मिलेगी, तो भी हम उसको खरीदते हैं। कम करते हैं क्या? नहीं करते। यानी उसको अंदर कीमत बढ़ने पर भी क्या करते हैं, हम उसको खरीदते हैं। ऐसा नहीं भी कीमत बढ़ गई तो हम उसको कम कर देंगे, नहीं, कीमत बढ़ने पर भी हमें उतनी मात्रा में, जो मात्रा हमें दिवाली के टाइम खरीदना है, चाहे उसकी कीमत कितनी मिले, तो भी हमें क्या करते हैं, उस इकाई को हम खरीद लेते हैं। यानी इसके अंदर भी मांग की लोच से कम प्रभावित होती है कीमत को, या मांग की लोच कम परिवर्तन होती है कीमत से, यानी इकाई से कम लोच होती है। क्या होती है? इकाई से कम लोच। उसके बाद हम छोटी छोटी बातें और कर ले। समयावधि, यानी समयावधि भी क्या करती है, मांग की जो लोच होती है उसको प्रभावित करती है। समयावधि कि कितना समय है, कितना देखिए मैं बात करता हूँ अल्पकाल और दीर्घकाल, ये होता है समयावधि, अल्पकाल और दीर्घकाल। ये दो स्थितियों में क्या होता है, भी किस प्रकार प्रवर्तन। देखो, अल्पकाल में जो मांग की लोच होती है वो लगभग शून्य होती है, या क्या होती है, कम होती है, लेकिन दीर्घकाल में क्या होती है, अधिक होती है। इसका रीजन है, मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। देखो, अल्पकाल होता है बिल्कुल कम समय, बहुत ही कम समय, और उस कम समय में हम एकदम दूसरी वस्तु नहीं ला सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मैंने मूंग की दाल बनानी है, ठीक है, घर पर गेस्ट आए हुए हैं, अब मेरे को कितनी महंगी मिले से मेरे को वही वस्तु खरीदनी पड़ेगी। मैं अगर बाजार से लाऊंगा तो मैं लेट भी हो सकता हूँ, मेरे पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे, क्योंकि मेरे पास समय कम है। क्या है? समय कम है। कम ऐसे तो है नहीं कि 2 दिन की पहले की मैं आज वस्तु लेने जा रहा हूँ, उसी दिन चाहिए मेरे को तो, और उसी टाइम चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर वो वस्तु महंगी मिलती है तो भी मैं उसकी मांग कम नहीं करूंगा। मेरे को पता है इसकी प्रतिस्थापन वस्तु बाजार में है, लेकिन वहां तक जाने में मेरे इतना टाइम नहीं है। तो अल्पकाल में जो मांग की लोच होती है वो क्या होती है, शून्य के बराबर होती है। लोच क्या होती है? शून्य के बराबर। लेकिन दीर्घकाल में बहुत लंबा समय होता है, हम कभी बाजार, क्योंकि लंबा समय होता है, बहुत टाइम होता है, तो हम कभी बाजार से जाकर वो वस्तु, उसकी प्रतिस्थापन वस्तु ला सकते हैं, या उसकी कीमत कम होने का वेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच होती है वो क्या होती है, इकाई से ज्यादा होती है। तो समय अवधि के कारण भी क्या होती है, मांग की लोच से परिवर्तन होती है। तो देखो भी, आपकी मांग की लोच के निर्धारण घटक कंप्लीट हो चुके हैं। आप किसी भी धार पर आपको ये ध्यान रखना है कि मांग जो कम ज्यादा होती है, किसी में इकाई से अधिक होती है, किसी में कम होती है, बराबर, शून्य, अनंत, ये क्यों होती है, इसके बारे में हमें बात करनी थी। ठीक है, यानी आपका जो कंसेप्ट ऑफ डिमांड, मांग की जो अवधारणा थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मांग की कीमत लोच थी, वो लेसन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखो, हमने मांग पढ़ा है, इसका मतलब आपने इकोनॉमिक्स का अब तक अधूरा ज्ञान लिया है, क्योंकि इको का पूरा ज्ञान लेने के लिए मांग और पूर्ति दोनों चाहिए। तो आपका जो नेक्स्ट आगे चैप्टर है वो है पूर्ति की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। अध्याय नंबर 5, पूर्ति की अवधारणा। देखो, आपने मांग को कंप्लीट किया है, जितना भी हमने मांग में पढ़ा उतना हम पूर्ति में पढ़ेंगे, क्योंकि पूर्ति जो वस्तु का उत्पादन किया था उत्पादक के द्वारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, मांग तो हमने उपभोक्ता को लेकर चले थे, एक उपभोक्ता वस्तु की डिमांड करता है, मांगता है उसको, क्यों मांगता है, ताकि उसकी आवश्यकता पूर्ति हो, उसको संतुष्टि मिले। यहाँ पर पूर्ति कौन करेगा, एक उत्पादक। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो उत्पादक को लेकर चलेंगे।
उत्पादक की बात करेंगे। क्योंकि जब तक आपने मांग के साथ पूर्ति नहीं की तब तक हमें मार्केट का जो आप लास्ट के अंदर बाजार का समय करोगे, क्या करोगे, बाजार का समय, यानी बाजार में संतुलन वो होगा मांग और पूर्ति के द्वारा। किसके द्वारा, मांग और पूर्ति के द्वारा। हम इसके लिए चल रहे हैं, तो ये तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आती है बात पूर्ति की। पूर्ति होती क्या है, मैं इसकी सबसे पहले परिभाषा लिखता हूँ, फिर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो पहले इसकी परिभाषा लिखता हूँ, पूर्ति क्या होती है, और क्यों ना हम इसका पहले उदाहरण लिखें, परिभाषा तो आप खुद ही बना लोगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं, कुछ जो उत्पादक है ना, और जो अर्थशास्त्री वो कहते हैं जो पूर्ति और जो स्टॉक होता है वो एक ही बात होती है। जो उत्पादक वो कहते हैं पूर्ति और स्टॉक एक ही बात होती है, लेकिन अर्थशास्त्री होते हैं वो उनको अलग अलग मानते हैं। जैसे मैं अलग अलग इसको मानूंगा वैसे ही आपको परिभाषा भी याद हो जाएगी। तो कैसे, वो ये कहते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। वो कहते हैं मान लेते हैं एक वर्ष के दौरान 100 वस्तु का उत्पादन हुआ, 100 वस्तु का उत्पादन हुआ एक वर्ष में, ये तो है उसका स्टॉक। ध्यान से देखना, एक वर्ष के अंदर 100 वस्तु का उत्पादन किया गया, वो तो था उस वस्तु का स्टॉक। अब मैं कहता हूं एक वर्ष में इस 100 में से 90 वस्तु बिक चुकी थी, 90 वस्तु विक्रय हो गई, ध्यान रखना, वो होती है पूर्ति। अब यह देखो अंतर आपको समझ आ गया होगा। जब टोटल जितना वस्तु का उत्पादन होता है उसको तो बोलते हैं स्टॉक, और जितनी वस्तु बिक जाती है बाजार में उसे बोलते हैं पूर्ति मात्रा या पूर्ति कहते हैं। देखो इसका मतलब समझ गए आप, पूर्ति और स्टॉक। स्टॉक तो ऐसे आप उदाहरण के द्वारा समझो कि जो पूरे एक वर्ष के दौरान जितनी वस्तु का उत्पादन किया है, हमने उदाहरण लिया भी 100 वस्तु का उत्पादन किया, इसका मतलब 100 वस्तु क्या है, स्टॉक है। अब 100 में से कितनी वस्तु बिकी, जितनी बिक जाती है या वो बेचने के लिए तैयार हो जाता है, वो होता है पूर्ति मात्रा। अब इसके आधार पर मैं परिभाषा लिखता हूं, सिर्फ इसके आधार पर देखो। देखो एक उत्पादक निश्चित समय व निश्चित कीमत पर, तो कीमत तो निश्चित होती है ना, वो बेचने का मतलब ये थोड़ी है तो 10 रुपए कीमत है वो 1 रुपए में बेचाएगा, कीमत तो निश्चित रखेगा तभी तो उसको लाभ होगा, तभी तो उसको बने। अगर वो मान लो कम कीमत में बेचाएगा, वस्तु तो बिक जाएगी उसकी लेकिन उसको हानि हो जाएगी। तो कीमत भी निश्चित होती है और समय भी निश्चित होता है, ये हम मांग में भी पढ़ चुके हैं। एक उत्पादक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर जितनी वस्तुओं को बेचने के लिए, वस्तुओं की मात्रा को, तो पूरा लिख देते हैं, वस्तु की मात्रा को बेचने के लिए तैयार होता है, बेचने के लिए तैयार होता है, या बाजार में जितनी वस्तु बिक जाती है, बाजार में जितनी वस्तु की मात्रा विक्रय हो जाती है तो क्या कहते हैं, पूर्ति कहते हैं। देखो कितना सिंपल है ये, इसको देख कर तो लिखा है हमने कि बाजार में जितनी वस्तु बेचने के लिए तैयार होता है, जितनी बेचने के लिए तैयार होगा उस कीमत पर उतनी वस्तु बिकेगी। उसने कह दिया मैंने 100 वस्तु का उत्पादन किया एक वर्ष में, वो तो उसका स्टॉक था। वो कहता है एक वर्ष में सिर्फ 90 वस्तु ही बेचने के लिए तैयार होगा इस कीमत के अंदर, 10 वस्तु मैं आगे के लिए रखूंगा, अगले वर्ष के लिए रखूंगा, जैसे भी आगे की बात है। तो ये 90 वस्तु जो बेचने के लिए तैयार होगा और जो उस कीमत पर वो 90 वस्तु बाजार में बिक जाती है, वही क्या कहलाती है, पूर्ति मात्रा कहलाती है। बस सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। अगर हम स्टॉक और पूर्ति को एक मान लेंगे तो आपको ये परिभाषा नहीं समझाएगी, आपको स्टॉक और पूर्ति को अलग मानना पड़ेगा। अर्थशास्त्री अलग मानते हैं, बहुत से उत्पादक है वो तो दोनों को एक ही मानते हैं, पूर्ति है वो स्टॉक है जी, लेकिन अर्थशास्त्री इन दोनों में अंतर कर चुके हैं कि एक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, जो टोटल है जो उत्पादन किया है वो तो होता है स्टॉक, लेकिन जो बिक चुका है माल, जो बाजार में बेचने के लिए वो तैयार हो जाता है एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर, वो होती है पूर्ति मात्रा। तो यहाँ पर आपको पूर्ति का अर्थ पता चल गया, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा जब भी हम लेसन शुरू करेंगे सबसे पहले उस लेसन का नाम का अर्थ हमें पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हमने कुछ उदाहरण के द्वारा परिभाषा लिख दी। जैसे आपको ये पता चल गया, इसको आपको इसको देख कर लिखनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इसके पूर्ति के उदाहरण के बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो आपके जो नेक्स्ट आता है टॉपिक इसी के अंदर, वो आता है पूर्ति को
प्रभावित करने वाले तत्व। देखो, अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, सेम वही है। अब आती है बात पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। देखो, इसका मतलब पूर्ति किस प्रकार प्रभावित होती है। कई बार तो उत्पादक होता है वो सारी वस्तु बेचने के लिए तैयार हो जाता है, कई बार 50% बेचने के लिए तैयार होता है, कई 100 में से 90, 80, 70, कई ऐसे होते हैं जो 50-40 वस्तु बेचने के लिए तैयार होते हैं। तो ये पूर्ति होती है, प्रभावित कैसे होती है, अभी किस प्रकार वो पूर्ति को बढ़ाता है, किस प्रकार पूर्ति को कम करता है। देखो, उसके अंदर हमने पढ़ा था वस्तु की मांग कम ज्यादा भोक्ता कैसे करता है। यहाँ पर करेंगे उत्पादक पूर्ति को कम ज्यादा क्यों करता है। एक उत्पादक पूर्ति कभी बढ़ा देता है, कभी पूर्ति को कम कर देता है, ऐसा क्यों करता है। तो देखो, इसके अंदर स्टार्टिंग करते हैं, कुछ तत्व पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पहला है वस्तु की कीमत। अब बताओ, जिस वस्तु का उत्पादक उत्पादन कर रहा है, जिसको बाजार बेच रहा है, उसकी कीमत डिसाइड करती है पूर्ति। अब मान लेते हैं यदि वस्तु की कीमत अधिक हो, वस्तु की कीमत क्या हो, अधिक हो, तो बताओ एक उत्पादक को क्या होगा, लाभ होगा या नहीं होगा। एक उत्पादक जो वस्तु को बेच रहा है उसको ज्यादा कीमत मिल रही है, उस वस्तु की ज्यादा प्राइस है, तो उसके बाद पैसा ज्यादा आ रहा है, उसको लाभ ज्यादा हो रहा है। अगर वो लाभ होगा तो क्या होगा, इस लाभ को देखकर वो प्रेरित होगा, और प्रेरित होकर वो क्या करेगा, अपने उत्पादन को बढ़ाएगा, उत्पादन को बढ़ाएगा, और ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं क्या करेगा, बाजार में बेचने की कोशिश करेगा, ताकि उसका लाभ ज्यादा बढ़ सके। यही बात हुई ना। तो पूर्ति प्रभावित हो रही है नहीं हो रही वस्तु की कीमत से। फिर जब वस्तु की कीमत ज्यादा होगी, वस्तु महंगी हो जाएगी, तो उत्पादक को लाभ होगा, और उत्पादक और ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहेगा। लेकिन इससे पहले मैं एक लाइन लिख देता हूँ जहां पर आती है बात उत्पादक की। अगर आपको लिखे उत्पादक का उद्देश्य, देखो हमने उपभोक्ता का उद्देश्य किया था अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, एक ही अंश में लिखना आपको, अधिकतम संतुष्टि या अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जब आती है बात उत्पादक के उद्देश्य, तो ध्यान रखना अधिकतम लाभ प्राप्त करना। तो यहाँ ये बात लागू होती है, जब उसको ज्यादा कीमत पर वस्तु बिक रही है उसकी, तो उसको लाभ हो रहा है, तो वो और ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहेगा, और ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा, वस्तु का उत्पादन बढ़ाएगा, और ज्यादा से ज्यादा बाजार में वस्तु बेचेगा, क्योंकि उसको पता है मेरी वस्तु महंगी जा रही है। अगर इसकी उल्टी बात करें हम भी, अगर वस्तु की कीमत घट जाए, वस्तु की कीमत कम होगी, तो उत्पादक को हानि होगी। कई बार होते हैं ना उत्पादक सेल वगैरह लगाते हैं, 1 के साथ 2 फ्री, 3 के साथ 5 फ्री। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी बिक्री नहीं है, वस्तु बिक नहीं रही बाजार में। ऐसी स्थिति वो बेच तो रहे हैं वस्तु, लेकिन उसको हानि हो रही है, नई वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे। वो जो उनके पास पहले से स्टॉक पड़ा है, सिर्फ उन्हीं को ही बेच रहे हैं, वो नए वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे। इसका मतलब वो पूर्ति को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और उत्पादन नहीं करते वो। लेकिन जब लाभ होता है, कीमत बढ़ती है, तो वो और ज्यादा उत्पादन करके बाजार में वस्तुओं को लेकर आते हैं। तो पूर्ति को प्रभावित करने वाला पहला तत्व समझ गए, वस्तु की कीमत के कारण भी क्या होती है, पूर्ति कम ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसका जो दूसरा तत्व है आपका, देखो वस्तु उत्पादन के साधनों की कीमत। देखो, जब एक साहसी होता है, जो उत्पादक होता है, जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो उस उत्पादन वो अकेला थोड़ी कर लेगा, उसको साधनों की तो आवश्यकता पड़ेगी ना। श्रमिक भी चाहिए, उसको पूंजी भी चाहिए, भूमि भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको पैसा वगैरह सब कुछ चाहिए उसको, ठीक है। इंजीनियर भी चाहिए उसको, चपरासी भी चाहिए, स्टेशनरी का भी सामान लेके आता है, तो कहने कच्चा माल भी चाहिए। इसका मतलब वस्तु के जो उत्पादन के साधन है, उनकी कीमत भी पूर्ति को निर्धारित करती है, यानी पूर्ति को कम ज्यादा करती है। कैसे, हम एक श्रमिक को लेके चलते हैं सिर्फ उदाहरण, क्योंकि साधन तो बहुत है, क्योंकि उत्पादन में बहुत साधनों का रोल होता है। उसके अंदर एक श्रमिक होता है, वो एक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि श्रमिक को हम आसानी से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो श्रमिक की बात करें हम, देखो यदि हम बात करें श्रमिक की मजदूरी अधिक हो, अगर एक उत्पादक को जो श्रमिक मिल रहा है वो बहुत ज्यादा मजदूरी में प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये मजदूरी उत्पादक को चुकानी पड़ेगी। उत्पादक को जब मजदूरी चुकाएगा तो उसकी लागत क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी।
क्योंकि पहले तो उसको 100 रुपये मजदूरी मिलता था, एक सर्विंग मिलता था, मान लेते हैं अब 200 मिलता है, तो उसका मतलब 100 रुपये के बराबर उसकी लागत बढ़ गई, का खर्चा तो बढ़ गया 100 रुपये के बराबर। तो इसी कारण वो क्या करेगा, श्रमिक कम लेकर आएगा। क्या करेगा, श्रमिक कम लाएगा। और सब आपको पता है, जब श्रमिक कम लाएगा तो उत्पादन तो अपने आप ही कम होगा, क्योंकि जब उत्पादन के साधन ही कम है हमारे पास, तो उत्पादन करेंगे वो नहीं है। जैसे कच्चा माल ले लें, कच्चा माल महंगा हो गया, अगर वो कच्चा माल ही नहीं लेके आएगा तो नई वस्तु का उत्पादन कैसे करेगा। तो जब एक उत्पादन के साधनों की कीमतें बढ़ती है, क्योंकि श्रमिक की कीमत क्या होती है, मजदूरी, याद रखना, भूमि की कीमत होती है लगान, पूंजी की कीमत होती है ब्याज, ये चीज हम कर चुके हैं पहले से। उत्पादन के साधनों की कीमत होती है जो, ठीक है, उत्पादन के साधनों को जो दिया जाता है उसके पारिश्रमिक के बदले, जो उनके जो परिश्रम करते हैं या उनका जब यूज करते हैं उसके बदले में जो हम पैसा देते हैं। अगर वो महंगा देना पड़ रहा है तो लागत अधिक होगी, लागत अधिक होगी तो पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये लागत अधिक होगी लेकिन उसका लाभ कम हो जाएगा। एक उत्पादक चाहेगा क्या उसका लाभ कम हो, वो तो चाहेगा लाभ उसका अधिक हो। जहां पर उसका लाभ कम हो रहा है तो वो क्या कर देगा, पूर्ति को कम कर देगा। अगर इसके हम विपरीत बात करें, यदि श्रमिक सस्ते हो जाए यानी इसकी मजदूरी कम हो जाए, अब उसकी क्या हो रही है, लागत कम हो रही है, क्योंकि श्रमिक क्या हो गए, सस्ते हो गए, उनको कम देना पड़ रहा है, मजदूरी कम चुकानी पड़ रही है, या कच्चा माल सस्ता हो गया, या भूमि का लगान कम हो गया, कि कुछ भी स्थिति है, ब्याज होती है, ब्याज दर कम हो गई, कुछ भी स्थिति हो सकती है। उत्पादन के साधन अगर उनको सस्ते प्राप्त हो रहे हैं, उत्पादन के साधन अगर उनको सस्ते प्राप्त हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, ज्यादा उत्पादन के साधन लाएंगे, श्रमिक ज्यादा लाएंगे। अगर उत्पादन के साधन ज्यादा लाएंगे तो क्या होगी, पूर्ति भी ज्यादा होगी, यानी उत्पादन बढ़ेगा। इसके तहत मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, इसका आगे आपके काम आएगा, ध्यान रखना। जो उत्पादन होता है ना, जो उत्पादन होता है, उत्पादन वो फलन किसका होता है, उत्पादन के साधनों का, ध्यान रखना, उत्पादन के साधनों, यानी उत्पादन और उत्पादन के साधनों का फलन होता है। उत्पादन के साधन होते हैं ना, उत्पादन का फलन होता है। क्यों, अगर देखो एक आपको यहाँ बता ही देते हैं, एक तो क्या उत्पादन की, मैं इसको क्यू के रूप में ले लेता हूँ, उत्पादन क्यू, ठीक है, बराबर फलन। उत्पादन के साधन जैसे मैं ले लेता हूँ, श्रमिक है, पूंजी है, भूमि है, ठीक है, लैंड आ गया, भूमि आ गया, पूंजी आ गई। उसके बाद आप ले सकते हो इसे श्रमिक, यानी कुछ भी ले सकते हो, यानी बहुत से उत्पादन के साधनों का यूज होता है, यहाँ तक बहुत साधन होते हैं। अगर हम इन साधनों को बढ़ाएंगे तो उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। यदि हम इन साधनों को घटाएंगे तो उत्पादन क्या होगा, घटेगा। इसी कारण कहते हैं ये क्या है, फलनीय संबंध है, आपस में क्या है, फलनीय संबंध है, ठीक है। तो इसका मतलब उत्पादन के साधनों को हम यहाँ बढ़ा रहे हैं तो उत्पादन बढ़ जाएगा, यदि उत्पादन के साधनों को यहाँ पर हम घटा रहे हैं तो उत्पादन घट जाएगा। तो उत्पादन के साधनों पर भी क्या करता है, उत्पादन डिपेंड करता है, ठीक है। ये दो हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो प्रभावित करने वाले तत्वों में तीसरे की बात करें, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। और संबंधित वस्तु में आपको बता चुका हूं, एक तो होती है स्थानापन्न वस्तु और एक होती है पूरक वस्तु। ये चीजें मांग के नियम में कर चुके हैं, स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु, ठीक है। इनके द्वारा भी क्या होती है, पूर्ति कम ज्यादा होती है। देखो मैंने इसके बारे में पढ़ा भी था, स्थानापन्न वस्तु के बारे में, जिस वस्तु का एक के स्थान पर दूसरे वस्तु का यूज किया जा सकता है लेकिन उपभोक्ता की संतुष्टि उतनी रहती है। जैसे हम चाय और कॉफी का उदाहरण दिया था, ये दोनों प्रतिस्थापन होती है आपस में, स्थानापन्न होती है, चाय और कॉफी दोनों का यूज क्या होता है, पेय पदार्थ के रूप में होता है। अगर चाय नहीं मिलती तो कॉफी पी लेते हैं, कॉफी नहीं मिलती चाय पी लेते हैं, यानी दोनों का एक स्थान पर यूज कर सकते हैं। दोनों हमारे लिए उतनी फायदेमंद है जितनी चाय और जितनी कॉफी है, यानी दोनों एक स्थान पर यूज किया जा सकता है। तो ये जो स्थानापन्न वस्तु होती है, अगर इसकी कीमत बढ़ जाए, मान लेते हैं चाय की कीमत बढ़ जाए, देखो ध्यान से सुनो, चाय की कीमत बढ़ गई, चाय की कीमत बढ़ गई तो उत्पादक को लाभ कहाँ होगा, चाय बनाने में होगा, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं जिस वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो उत्पादक को वही लाभ ज्यादा होगा।
तो अब उत्पादक क्या करेगा, चाय की पूर्ति बढ़ा देगा, पूर्ति बढ़ा देगा। अब इसकी पूर्ति बढ़ाएगा तो इसकी पूर्ति वो क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको ज़्यादा लाभ हो रहा है, यहाँ पर उसको कम लाभ हो रहा है। इसकी कीमत बढ़ी है, उसका ज़्यादा लाभ हो रहा है, इसका मतलब इसकी तो मांग की पूर्ति बढ़ाएगा, लेकिन दूसरे की पूर्ति वो क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि यहाँ से वो श्रमिक हटाएगा, उन साधनों को यहाँ से हटाकर यहाँ लगाएगा। इसका मतलब यहाँ पूर्ति कम हो जाएगी, यहाँ पूर्ति बढ़ जाएगी। तो पूर्ति कम ज़्यादा हो रही है ना, बिल्कुल हो रही है। उसके बाद करें हम पूरक वस्तुओं की, और पूरक वस्तुओं के अंदर हमने कहा था कि जो दोनों एक साथ यूज की जाएगी। अगर हम देखो दोनों को अलग अलग खरीद तो सकते हैं, लेकिन जब तक दोनों को इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक वो यूज नहीं होती। जैसे मान लेते हैं एक मैं पेन ले आता हूँ, आप इंक ले आते हो, जब तक हम दोनों वस्तुओं को नहीं मिलाएंगे तब तक वो यूज नहीं किया जाएगा, वो होती है पूरक वस्तु। जैसे पेन लाओगे तो इंक भी स्याही भी लेनी पड़ेगी, अकेला पेन काम नहीं आता, अकेली स्याही भी काम नहीं आती, वो पूरक वस्तु होती है। तो पूरक वस्तु में क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं हम छोटा सा, जैसे पेन और स्याही का ले लो। मान लेते हैं इसकी कीमत बढ़ जाती है, इसकी कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उत्पादक को लाभ होगा पेन बनाने में। अब जब वो पेन बना रहा है तो स्याही की भी क्या हो जाएगी, पूर्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पेन बनाएगा, पेन से लाभ हो रहा है तो पेन की पूर्ति बढ़ाएगा, उत्पादन बढ़ाएगा। अब इसकी पूर्ति बढ़ाएगा तो साथ साथ में उसको स्याही की पूर्ति बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अकेला पेन बनाने का क्या फायदा, हम बाजार में जाते हैं वो हमें पेन दे देता है, पेन ले जाओ, और स्याही का उत्पादन है ही नहीं, तो पेन का क्या करेंगे भाई। इसलिए अगर वो पेन का उत्पादन बढ़ाएगा तो साथ साथ में स्याही की भी पूर्ति बढ़ जाएगी, यानी स्याही की भी पूर्ति बढ़ेगी, उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। तो पूर्ति कम ज्यादा हो रही है ना, देखो स्याही की पूर्ति कम, जो पूर्ति कम ज्यादा किसके कारण हो रही है, पेन के कारण, यानी पूरक वस्तु। यहाँ पर कॉफी की उत्पादन कम क्यों हो रहा है, चाय के कारण, स्थानापन्न वस्तु। तो संबंधित वस्तु जो स्थानापन्न और पूरक वस्तु होती है, इसके कारण भी क्या होता है, जो पूर्ति होती है वो कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, इसके बाद अभी तक जो इसको प्रभावित करने वाले अन्य घटक भी है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।